Good morning, students. The topic is the lime soda process. वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड होती हैं, सल्फेट्स होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर के अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो उन डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. Then by filtration process this impurities is removed. तो by lime soda process हम लोग यहाँ पे हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्योरिटीज़ वगैरह उनको रिमूव कर सकते हैं. तो जो सॉल्यूबल फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ थी उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर लाइम या सोडा ऐड करते हैं तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं जो यहाँ पर लाइम उन इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके और उसे पीपीटी के फॉर्म में इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो सबसे पहले यहाँ पर हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स हैं, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स ये दोनों रिएक्शन करते हैं ये लाइम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके और कन्वर्ट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी. ये दोनों पीपीटी की फॉर्म में होते हैं प्रेसिपिटेट. यहाँ पर बाइकार्बोनेट ये डिज़ोल्व फॉर्म में है वाटर में, और जब इसकी रिएक्शन लाइम के साथ होती है तो ये पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. इस तरीके से इसको हम रिमूव कर सकते हैं लाइम के साथ रिएक्शन करवा के. और सबसे पहले इनिशियली क्या होता है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसको रिमूव करने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पहले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ एक लाइम मॉलिक्यूल रिएक्शन करके बनाता है MgCO3, फिर फर्दर वो MgCO3 रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है MgOH का होल ट्वाइस में. नेक्स्ट जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी लाइम के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी का. साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का फॉर्मेशन होता है. और फिर ये जो CaCl2 बना है ये रिएक्शन करता है सोडा के साथ Na2CO3 के साथ. नेक्स्ट आगे रिएक्शन हम करेंगे जिसमें CaCl2 की रिएक्शन होती है Na2CO3 के साथ. तो यहाँ पर परमानेंट जो मैग्नीशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट, इसको रिमूव करने के लिए एक मॉलिक्यूल तो हमें चाहिए लाइम का. फिर फर्दर इनकी रिएक्शन से जो ये बनता है CaCl2 या CaSO4, इसको रिमूव करने के लिए फिर अगेन हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा सोडा का Na2CO3 का. अब CaSO4 जो परमानेंट हार्डनेस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कराते हैं लाइम के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन होगी तो सेम यही जो रिएक्टेंट दिख रहा है यही हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेंड होता है. इसके अलावा वाटर के अंदर कुछ डिज़ोल्व गैसेस होती हैं जैसे CO2, H2S, ये भी लाइम के साथ रिएक्शन करती हैं और ये फॉर्मेशन करती है CaCO3 और CS का, पीपीटी की फॉर्म में होते हैं. ये सभी बाय फिल्ट्रेशन इनको हम रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर ये भी वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ये भी लाइम के साथ रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. और साथ में यहाँ पे CaSO4 का फॉर्मेशन होता है. ये CaSO4 रिमूव होगा बाय रिएक्शन विथ Na2CO3, सोडा के साथ रिएक्शन करके ये फर्दर आगे रिमूव हो जाएगा. यानी कि जो परमानेंट कैल्शियम आयन है उनको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है सोडा. इसी तरह जो फ्री एसिड है HCl है, H2SO4 है, ये भी लाइम के साथ रिएक्शन करके और ये फॉर्मेशन करते हैं CaCl2 CaSO4 का. सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट लाइम के साथ रिएक्शन करके बनाता है Na2CO3 CaCO3 और वाटर. यानी कि यहाँ पर ये Ca है जो ये तो कन्वर्ट हो गया पीपीटी में, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल साथ में बनता है सोडा का Na2CO3 का, इसके प्रोडक्ट में बनता है. कुछ अमाउंट में कोगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं, जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करने के लिए हम सोडियम एल्यूमिनेट एज ए कोगुलेंट की तरह ऐड करते हैं. अब सोडा देखो CaSO4 यानी कि जो परमानेंट कैल्शियम आयन जो प्रेजेंट थे वाटर के अंदर वो रिएक्शन करते हैं Na2CO3 के साथ और कन्वर्ट होते हैं CaCO3 की फॉर्म में. साथ में ये सोडियम सल्फेट NaCl सॉल्ट
का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से लाइम के द्वारा रिएक्शन से अगर CaSO4 CaCl2 बन रहा है तो उसके लिए भी सोडा की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वहाँ पे परमानेंट हार्डनेस, उसके लिए भी यहाँ पे सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने अमाउंट हमें लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। इस अब ये प्रोसेस अप्लाई कैसे किया जाता है, तो ये जो लाइम और सोडा प्रोसेस होता है ये 2 टाइप से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो होता है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और एक होता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं यहाँ पर टैंक के अंदर, और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हमारे जो भी केमिकल्स हैं, लाइम है, सोडा, कोगुलेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं। और इस टैंक के अंदर एक स्टीरर लगी होती है जिसको हम हैंड से रोटेट करते रहते हैं फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। तो जब इनकी मिक्सिंग हो जाएगी केमिकल्स की वाटर के साथ, तो ये रिएक्शंस होगी, है जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी। तो CaCO3 MgOH का होल ट्वाइस, इनका फॉर्मेशन होता है फेरस हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये PPT की फॉर्म में होते हैं, जैसे जस्ट लाइक स्लज। तो हम वाटर को क्या कर देते हैं, जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ थी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब क्या कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए पानी को हम अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और ऊपर वाले पानी को हम यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस से, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से, इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ थी उनको रिमूव कर सकते हैं बाय लाइम सोडा प्रोसेस। एक और होता है इसमें कोल्ड में कॉन्टीन्यूस सॉफ्टनर। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि एक साइड से हम पानी डालते रहते हैं और दूसरी साइड से पानी को निकालते रहते हैं। कोल्ड लाइम सोडा में इससे पहले जो प्रोसेस था उसमें तो कुछ टाइम के लिए पानी को हम यहाँ पे अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ थी जो आफ्टर रिएक्शन बनी है वो सेटल डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस में 2 चैम्बर होते हैं, एक अंदर इनर चैम्बर होता है, एक आउटर चैम्बर। तो इनर चैम्बर में हम वाटर वगैरह डालते रहते हैं साथ में केमिकल्स, और इनर चैम्बर के अंदर ये स्टीरर लगा होता है। तो ये कॉन्टीन्यूसली क्या होता है कि केमिकल वाटर में मिक्स होते रहते हैं, प्रॉपर रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद ये यहाँ पर आता है आउटर चैम्बर में। आउटर चैम्बर में जो हैवी PPT हो वो तो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और अब क्या होता है, यहाँ पे पानी, इस तरह पानी आउटर चैम्बर में रहता है और यहाँ पे एक वुड फिल्टर लगा होता है, ये वुड फिल्टर है। अब क्या होता है, यहाँ पर वुड फिल्टर के ऊपर से हम पानी, आउटलेट लगी होती है जिससे हम पानी को ऊपर से आउट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं यहाँ से पानी को। तो जब पानी यहाँ से ऊपर से निकालेंगे तो पानी इस तरह ऊपर की साइड फ्लो करेगा। तो जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हुई है उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक वुड का फिल्टर लगा होता है जो क्या कर लेता है, फाइन जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी उनको यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें यहाँ पे नीट एंड क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड होता है। तो एक साइड से हम वाटर डालते रहते हैं यहाँ से इंटरनल चैम्बर के अंदर, और आउटर चैम्बर से यहाँ से पानी बाहर निकालते रहते हैं। नेक्स्ट है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइम सोडा के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो उस कंडीशन में हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो और जो कंप्लीट इम्प्योरिटीज़ है सब की सब लाइम और सोडा के साथ रिएक्शन कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक वाटर को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 3 टैंक यूज़ करते हैं यहाँ पर। एक तो होता है रिएक्शन टैंक जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है, दूसरा होता है सेटलिंग टैंक्स या जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, और तीसरा होता है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर को हमने यूज़ किया था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, आर्टिफिशियल सैंड फिल्टर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा वाटर है और केमिकल्स हैं उसको हम ये टैंक है ये वाला हमारा, इस टैंक के अंदर हम डाल देते हैं वाटर, केमिकल्स, और साथ में हम यहाँ पे पास करते हैं स्टीम। स्टीम को पास करते हैं क्योंकि हमें वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ से स्टीम पास की, यहाँ से वाटर और यहाँ से केमिकल। तो जैसे ही रिएक्शन टैंक है यहाँ पे आएगा तो वो हाइट जो टेम्परेचर होगा उस पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद ये यहाँ पर आता है, जो भी वाटर है आफ्टर रिएक्शन इस टैंक के अंदर आता है नीचे यहाँ से। इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, वाटर कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहता है। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ आफ्टर रिएक्शन जो PPT बना है वो ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ से ऊपर से पानी को निकाल के इस सैंड फिल्टर में डाल देते हैं।
सैंड फिल्टर में क्या होता है कि ये भी क्या करता है, फाइन सस्पेंडेड वगैरह कंप्लीट जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको रिमूव करता है। तो सैंड फिल्टर के अंदर सबसे ऊपर फाइन सैंड को रिमूव करने के लिए एक लेयर होती है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स सैंड होता है, ग्रेवल्स होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर एक लेयर होती है सैंड की। सैंड के पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद सैंड के पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जैसे ही इसमें से ऐसे पास होता है, पहले फाइन सैंड में से फिर कोर्स सैंड ले, तो उसमें से क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करता रहता है और फाइनली हमें यहाँ पर सैंड फिल्टर में से पास करने के बाद एक बिल्कुल ही यहाँ पर फिल्टर वाटर ऑब्टेन्ड होता है। तो लाइम सोडा प्रोसेस में सबसे पहले रिएक्शन टैंक के अंदर रिएक्शन हो चुकी है, स्टीम को पास किया गया है ताकि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर प्रेजेंट थी वो लाइम और सोडा के साथ रिएक्शन करके पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद ये सेडिमेंटेशन टैंक में आ रहा है जिसमें वो सेटल डाउन होके इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो रही है और इसके बाद सैंड फिल्टर में जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे नीचे सेटल डाउन नहीं हुई है या अभी भी डिज़ोल्व फॉर्म में है वो कंप्लीट यहाँ पे सैंड फिल्टर में से रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू वाटर में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं।